मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी अपनी अपनी झुमरी तलैया। छवि निगम लखनऊ में रहती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं और बहुत सा सामाजिक कार्य भी करती हैं कई एनजीओ से जुड़कर। चलिए शुरू करता हूं कहानी। क्या किया जाए जब जीते जीते ये मन ऊब जाए, जब इस कदर खालीपन भरा हो अंदर के अपनी खामोशी तक शोर मचाती लगे, जब अपनी जिंदगी से सस्ती गैर जरूरी और बकवास चीज कुछ और न लगे। क्या किया जाए जब महसूस हो कि आपके जीने मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, कि कोई आंख आपके इंतजार में धुंधली नहीं होती, किसी मुस्कुराहट पर आपका नाम नहीं लिखा होता, कि आपके अपनों के लिए आपकी हस्ती महज एक कल पुर्जे से ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका आसान जवाब है मौत। और इसका सबसे सही जरिया तलाशने आजकल लगा हूं मैं। समीर, तुम कहीं डिप्रेशन में तो नहीं? कल शाम बॉस ने मुझसे पूछा था। 3 दिन की छुट्टियों की बात सुनकर ऑफिस में सब झूम उठे थे, लेकिन मेरे सामने अंधेरा छा गया था। छुट्टियां? लेकिन क्यों? मैं बुदबुदाया तो मेरी आंखों में छाए सूनेपन ने शायद उनका ध्यान खींच लिया। वो बोले, अरे छुट्टियों में घर चले जाओ, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। या ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी फैमिली को यहाँ ले आओ। यू बीन लिविंग अलोन फॉर 10 years, नो? 15। मैंने गला साफ किया। 30 की उम्र में अपना कस्बा छोड़कर शहर आ गया था मैं, अम्मा, बाबूजी, रत्ना और दोनों बच्चों को पीछे छोड़कर। उनकी जरूरत पूरी करने के लिए जैसे मशीन बन गया था मैं। लेकिन अब मेरी गैर मौजूदगी मेरी खाली जगह भर चुकी थी। पिछली छुट्टियों में घर गया था मैं, सबके लिए सामान से लदा फंदा। अरे बेटा, क्या जरूरत थी इस सब की, कहते हुए अम्मा ने साड़ी बक्से में धर ली थी। पापा, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, आप पैसे दे देना, मैं ले लूंगा कुछ। रत्ना के आंखें दिखाने के बावजूद बेटे ने कह दिया था। बिटिया किसी ट्रिप पर गई हुई थी। सहेलियों के साथ पहले से तय कार्यक्रमों को रद्द करने में रत्ना कसमसा रही थी और अपनी बीमारियों की फहरिस्त सुनाते हुए बाबूजी का ध्यान एक बार भी मेरी गिरती सेहत पर नहीं गया था। जब 2 ही दिनों में मैं लौटने को हुआ तो जैसे सबने राहत की सांस ली थी। किसी ने नहीं पूछा कि जल्दी क्यों जा रहे हो, कब आओगे, बहुत याद आती है तुम्हारी। उस शाम खामोशी और अकेलेपन का जो बोझ लेकर मैं आया था वो दिनों दिन बढ़ता ही गया था। लेकिन ये सब बॉस को क्या बताता, वो गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। अच्छा ऐसा करो, एक छोटी सी कॉटेज है मेरी, ज़रा उजाड़ सी पहाड़ी जगह पे है, बट यू कैन गो देयर। कुछ 2 घंटे बाद एक पते के साथ घर से मंगाई हुई चाबी थमाते हुए उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी। यू आर अ गुड एम्प्लॉय एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग समीर, टेक अ ब्रेक। ये लॉन्ग वीकेंड वहां बिताने के बाद यू विल फील बेटर। झिझकते हुए मैं चाबी लेकर इस नामालूम से सफर पर रवाना हो गया, उस मंजिल की तरफ जो जिंदगी से छुटकारा पाना, मरना आसान कर सकती थी। सुबह तड़के शुरू हुआ मेरा सफर अब भी जारी था। दोपहर ढलने लगी थी। मैदानी शहरों को पीछे छोड़कर रेंगती हुई बस सब घुमावदार रास्ते पर पहाड़ पर चढ़ रही थी। मेरे रूखे चेहरे से टकराती हवा अब कुछ सर्द होने लगी थी। सांसों में धुएं और गर्द के बजाय चीड़, सागौन और वनस्पतियों की महक आने लगी थी। बस बीच बीच में रुक जाती, लोग चढ़ते और उतरते जाते। कंडक्टर को फिर से अपनी तरफ आते देखकर मैंने आंखें मूंद कर सर खिड़की से टिका लिया। पहले भी वो बातचीत की कई कोशिशें कर चुका था। दिल्ली में रहते हो क्या भैया? मेट्रो पे खूब घूमते होगे ना? इस बार भी मेरी खामोशी को नजरअंदाज करते हुए वो टिकट बनाने लगा। फैमिली के साथ गया था मैं एक बार। आपकी फैमिली? मेरी ऊब अब चरम पर थी। वो बोलता गया, उस उजाड़ जगह काहे उतरेंगे, कहीं आगे जाने का है क्या? मैं झुंझला गया। झुमरी तलैया जाऊंगा, तुम्हें क्या? सिटपिटाकर वो बढ़ गया और मैं अपने अकेलेपन में दोबारा डूब गया। सालों पहले ऐसी ही एक बस में सफर किया था मैंने।
शादी के बाद बारात वापस लौट रही थी और कोने वाली सीट पर बैठा हुआ मैं अपनी नई नवेली सकुचाई दुल्हन के साथ वादे किए जा रहा था। हमेशा साथ रहने के, मोहब्बत निभाने के, उसे किस्म किस्म की सौगातें देने के, उसके साथ छोटा सा घर बसाने के, अपनी नई नौकरी में दोगुनी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के, और भी कितने सारे ऐसे वादे थे जिनके सामने वो सफ़र छोटा पड़ रहा था। रत्ना की घनेरी पलकों का वो उठना, गिरना और वो शर्मीली मुस्कुराहट मेरे उन इरादों को और पुख्ता करती जा रही थी। ये बात अलग है कि उसके बाद जिम्मेदारियों के बोझ तले में ऐसा दबा कि आज 15 सालों बाद भी नहीं उबर पाया। शहर में छोटा सा कमरा किराए पर लेकर सारे पैसे घर भेजकर मैं किस्तों में जिंदगी जीता चला गया। परिवार की जरूरतें भरते भरते अब मैं भीतर तक खाली हो चुका था। रोकते रोकते भी मेरी मुंदी पलकों से आंसुओं के चंद कतरे बस के जंगले पर लुढ़क पड़े। कल मैं ना रहूं तो भी किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अम्मा बाबूजी मेरे बचपन को याद करके थोड़ा बिलख लेंगे, रत्ना कुछ दिन शायद उदास रहेगी, बच्चे उनके लिए लाई गुड़िया, बैट, कपड़े, खिलौने, लैपटॉप, फ़ोन वगैरह में मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर भूल जाएंगे। ऑफिस में कंडोलेंस होगी, मेरे लिए बॉस 2 शब्द बोलेंगे और मेरी जगह कोई और ले लेगा। सब पहले जैसा हो जाएगा। वक्त आ गया था कि मैं अपनी ये नाकारा, बेमतलब और बेमकसद जिंदगी ख़त्म कर दूं। इसके लिए वो पहाड़ वाला छोटा सा घर मुफीद था। तभी किसी ने मेरा कंधा जोर से हिलाया और मैं चौंक कर वर्तमान में आ गया। अपनी हथेली आंखों पर फिराते हुए मैंने देखा मेरे सामने बस का कंडक्टर खड़ा था। मैंने सवालिया निगाहों से उसको देखा तो बस की तेज खरड़ खरड़ के ऊपर वो चिल्लाया, ये बच्चा आपके साथ? उसका इशारा अपनी बगल की सीट की तरफ देखकर मैं दोबारा चौंक पड़ा। एक 5-6 साल का बच्चा गुड़ी मुड़ी होकर बैठा मुझे टुकुर टुकुर देख रहा था। मैंने नहीं में सर हिलाया कि तभी एक तीखा मोड़ पार करते हुए बस जरा झुक गई और वो बच्चा मेरी ओर सरक आया। उस स्पर्श से मैं हड़बड़ा गया। अनायास ही उसे ढकेला, लेकिन वो मुझसे और सट के बैठ गया। उसकी नन्ही आंखों में मेरे लिए भरोसा था। कंडक्टर की आंखें मुझे झूठा समझकर सिकुड़ी हुई थीं और मैं हैरान परेशान सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। ये पहाड़ी रास्ते भी कुछ कुछ जिंदगी जैसे ही हुआ करते हैं, दोनों ही टेढ़े मेढ़े और घुमावदार। वैसे मेरे लिए अब इन दोनों का ही अंत भी करीब ही था। बाहर शाम का धुंधलका उतर रहा था। वो छोटी नामालूम सी जगह जहां मुझे उतरना था अब कोई घंटे भर की दूरी पर थी, लेकिन मेरी बाह थामे सिकुड़े हुए बैठे बच्चे ने मेरे दिमाग में खलल पैदा कर दिया था। लंबी दूरी वाली ये बस जाने कितनी जगहों पर ठहरते थमते चली जा रही थी। इस दौरान ये बच्चा कहां से चढ़ गया, वो भी अकेले? ये मेरी, कंडक्टर और बस में बचे इक्का दुक्का लोगों की समझ के बाहर था। घुमा फिरा के हर कोई उससे पूछ रहा था, कौन हो बेटा, क्या नाम है, मम्मी पापा कहाँ हैं, कहाँ रहते हो, अकेले कैसे आ गए, कहाँ जाना है बेटा, घर का कुछ पता वगैरह याद है या कोई फोन नंबर, अरे कुछ तो बताओ भाई। लेकिन बजाय जवाब देने के वो बच्चा अपना चेहरा मेरी जैकेट में घुसाने लगता था। उसकी पकड़ से मेरी बाह सुन्न होने लगी थी और मेरी ऊब झुंझलाहट में बदल रही थी। वैसे किसी और मनस्थिति में होता तो इस मासूम से बच्चे को प्यार करने का मन हुआ था। नीले डेनिम की नेकर और पीले रंग की टी शर्ट उस पर खूब फब रहे थे। कुछ भूरापन लिए बेतरतीब काले बाल थे उसके, जिनमें उंगलियां फेरने का मन हुआ था। पैरों में नीले जूते थे जिन्हें वो इस कदर हिला रहा था कि उनके फीते ढीले हो आए थे। गले से लटकी एक वाटर बॉटल थी और एक कंधे से ढुलका हुआ छोटा सा बैग। दोनों पर कार्टून बने हुए थे। उसकी भूरी आंखों में थोड़ा डर था और थोड़ी शैतानी। उसके गुलाबी होंठ इस वक्त कसे हुए थे जैसे उसने कोई मुश्किल फैसला लिया हो, लेकिन निचला होंठ बीच बीच में कांप उठता था, मानो वो अपनी रुलाई छिपाने की कोशिश कर रहा हो। इस वक्त उसकी भी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। मेरे रूखे चेहरे पर, बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और मुजले कपड़ों पर भी।
जाने उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, लेकिन अब वो थोड़ा दूर बैठ गया था। कुछ ही देर बाद कंडक्टर ने रस्सी खींचकर उसमें लगी घंटी बजाई और चिल्लाया, आ गया आपका झुमरी तलैया, और दांत चियार दिए। उठते हुए मैं उसका व्यंग समझ रहा था। अपने अकेलेपन में उसकी घुसपैठ से मैं वाकई झल्ला गया था, लेकिन हैरत थी कि यही नाम मुझे क्यों सूझा। बिना किसी तरफ देखे मैं नीचे उतर गया और बस आगे बढ़ गई। शाम के झुटपुटे में मेरे इर्द गिर्द अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। तभी अपनी टांगों पर मुझे किसी की पकड़ महसूस हुई। घबरा कर नीचे देखा तो मैं बुरी तरह चौंक गया। वही बच्चा मेरे बगल में खड़ा था। कुछ पल मैं सन्न खड़ा रह गया, फिर इधर उधर देखा। शायद कोई और भी उतरा हो इस बच्चे के साथ, लेकिन वहां तीसरा और कोई नहीं था। बदहवासी में बच्चे को परे करते हुए मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, ओ भैया, अरे कंडक्टर भाई, अरे रुको, ये बच्चा छूट गया है, अरे सुनो। लेकिन धूल उड़ाती बस अगले मोड़ पर गायब हो चुकी थी और शाम के झटपटे में गूंजती झींगुरों की झंझन और झाड़ियों की खरड़ खरड़ के बीच बस हम दोनों खड़े रह गए थे। एक बार की मुझे उस बच्चे पर जोर से गुस्सा आया। मेरे प्लान में अड़ंगा लगाने कहां से टपक पड़ा ये, और क्यों? दोनों हाथ कमर पर रखकर मैंने उसको घूरा तो वो सहम गया। नजरें नीची करके उसने अपनी बोतल का ढक्कन खोला और सुड़क कर पानी पीने लगा। फिर जैसे अपनी सुबकी दबाने की कोशिश करते हुए वो बुदबुदाया, मुझे भी जाना है। कहाँ? मैं अब हैरान था। वो बोला, झुमरी तलैया, आपने उन बस वाले अंकल को बताया था ना? ओहो, मेरा मन हुआ अपना सर पीट लूं। मुझे कौन सच में वहां जाना था? अरे वो नाम तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था भाई, उस बातूनी कंडक्टर से पीछा छुड़ाने के लिए, और उस बच्चे ने सुन भी लिया था। लेकिन इसे क्यों जाना था भला झुमरी तलैया? पूछते पूछते मैंने खुद को रोक लिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, होंठ सूखे और गालों पर आंसुओं के हल्के निशान अभी भी बाकी थे। बेहद थका हुआ सा लग रहा था वो, और भूखा भी। ये वक्त उससे पूछताछ का नहीं था। महज 5-6 साल के बच्चे को यहाँ छोड़ भी नहीं सकता था। कल सुबह यहाँ से गुजरती किसी न किसी बस में इसको बिठा दूंगा। कुछ पलों में इतना कुछ सोच विचार करके मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ठीक है, चलो। वो मुस्कुरा दिया और मैं उसके गालों में पड़ते गड्ढे को देखता रह गया। इस दुनिया से जाते वक्त की मेरी यादों में ये भोली मुस्कुराहट भी शामिल हो चुकी थी। चंद कदमों पर कुछ आबादी थी। एक दुकान से दूध, बिस्किट, चिप्स और कुछ फल वगैरह खरीद कर मैंने बॉस के कॉटेज को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद उसका ताला खोलकर मैं अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन वो बच्चा वहीं खड़ा था, दरवाजे पर, दोनों हाथ सीने पे बांधे, सर टेढ़ा किए, शक की नज़र से मुझको देखते हुए। अंदर आओ बेटा, खिड़कियां खोलते हुए मैंने कहा तो उसने तपाक से पूछा, ये है क्या झुमरी तलैया? तो फिर मेरे दादू कहाँ हैं? किचन की तरफ जाते हुए मैं ठिठक गया। अच्छा, तो इसके दादू रहते होंगे झुमरी तलैया में, जिनसे मिलने ये घर से अकेला निकल आया है। मैंने सावधानी से जवाब दिया, सुबह चलेंगे वहाँ, देखो बाहर रात होने वाली है और भूख भी तो लगी है ना। ऊपर नीचे सर हिलाते फुदकते हुए वो अंदर आ गया। कुछ ही देर बाद खा पीकर वो सोफे पर झपकी ले रहा था और मैं आराम कुर्सी पर झूलते हुए उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। हम दोनों अपने अपने सफर पर निकले मुसाफिर थे, फिर भी न जाने क्यों हमारे रास्ते जुड़ रहे थे। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता भरोसे का होता है। तभी तो वो बच्चा, जिसका मैं अभी तक नाम भी नहीं जानता था, अचानक चौंक के जग गया और सीधे आकर मेरी गोद में बैठ गया था। मेरे सीने से पीठ टिकाकर दोबारा ऊँघने लगा था। तभी तो मेरी बाहों ने अपने आप उसको घेर लिया था और मेरी ठोड़ी उसके बालों पर टिक गई थी। एक बहुत सौंधी मुलायम सी खुशबू मेरी सांसों में भरने लगी तो मेरी आंखें अपने आप मूंदने लगीं। कुछ ऐसी ही दूध, बेबी ऑयल, बेबी पाउडर की मिली जुली खुशबू तब भी आती थी जब मैं अपने बेटे को गोदी लेता था, बेटी को सीने से लगाता था,
मेरे गालों को ऐसे ही रेशमी एहसास सहलाया करता था जब मेरी धीमी धड़कनों में एक तेज धक धक शामिल हो जाया करती थी। मेरे जहन में ऐसी ही एक रात दस्तक दे रही थी। रत्ना और मेरे बीच दोनों बच्चे सोए हुए थे और मैं फुसफुसाते हुए उससे बातें कर रहा था। बगल वाले अम्मा बाबूजी के कमरे में जोर से रेडियो पर गाना बज रहा था, चल कहीं दूर निकल जाएं। रत्ना, एक दिन सचमुच कहीं दूर घूमने चलेंगे, मैंने उसके हाथों पर उंगलियां फिराते हुए कहा। कहाँ? उसकी उनींदी आवाज आई। रेडियो पर अब फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम और जगहें सुनाई जा रही थीं। उनमें से एक को मैं सुनकर बोला, झुमरी तलैया, वहीं चलेंगे। वो हंस पड़ी। ऐसे ही? ये कहाँ है तुम्हारा झुमरी तलैया? कैसा है? वहां पहाड़ वाला है, समंदर है? मैं कहीं खो गया। ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जरूर वो कोई सपने जैसी सुंदर जगह होगी। बड़े बड़े मैदान होंगे, फूलों की घाटी जैसे, खूबसूरत घर होंगे, घुमावदार सीढ़ियों वाले। एक नदी तो जरूर होगी जिसमें नाव चलती होगी। इंद्रधनुष होगा आसमान में परमानेंट। गुनगुनी धूप होगी और बेहद खुशमिजाज लोग होंगे। चिंता, फिक्र, परेशानियां तो वहां टिकती ही नहीं होंगी। सुना है ना, गानों की सबसे ज्यादा फरमाइश झुमरी तलैया से ही आती है। अरे वहां की तो फिजा में नगमे तैरते होंगे। और फिर मैं रुक गया क्योंकि रत्ना सो चुकी थी। लेकिन आने वाले कई सालों में भी हम अक्सर इस सपने की बात करते रहे, तब तक जब तक हमारे रिश्ते में रूमानियत जिंदा रही और जब तक जिंदगी से उम्मीद बाकी रही। मैंने एक गहरी सांस ली। इस वक्त घर के सभी लोग सो चुके होंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि एक मेहमान जो कभी कभार आया करता था अब कभी नहीं आएगा। रत्ना को तो आभास भी नहीं होगा कि जल्द ही उसके जीवन साथी की जिंदगी की डोर टूटने वाली है। तभी मेरी गोद में लेटा वो बच्चा नींद में कुनमुनाया, दादू। मैं उसे धीरे धीरे थपकने लगा। कल सुबह इसे शहर लौटने वाली किसी बस में लौटा दूं, फिर मैं भी ऐसी नींद सो जाऊंगा जिससे फिर कभी उठना नहीं होगा। सुबह तेज आवाज से मेरी आंखें खुली। वो बच्चा किसी स्प्रिंग लगे बबुए जैसा उछल रहा था। जल्दी उठिए ना अंकल। मैंने उबासी लेते हुए अपनी थकी आंखों को मला। ओहो, नींद तो खुलने दो जरा। फिर उसे गोद में उठा लिया। बड़ी जल्दी है झुमरी तलैया जाने की। उसकी भूरी आंखें सुनहरी हो गईं। हाँ, दादू ने सब बताया मुझे। पता है वहां बच्चों को कोई पढ़ने के लिए नहीं कहता, पापा की तरह डांटता भी नहीं, सब खूब खेलते हैं। और वहां ना चॉकलेट का महल है, टॉफी की सड़क है, और आइसक्रीम की नदी है, और जूस का फवारा भी है, फाउंटेन। सब तरफ खूब सारे खिलौने बिक रहे हैं। अरे मेरी दादी तो रानी है वहां की, खूब प्यार करती हैं सबको। झुमरी तलैया का ऐसा वर्णन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, मैं उठकर मुंह धोने लगा। लेकिन दादू वहां पहुंचे कैसे? अपने जूते पहनते हुए वो बोला, पापा मम्मी तो कहते हैं वो भगवान जी के पास चले गए, लेकिन मैं जानता हूं वो झुमरी तलैया ही गए होंगे। तभी तो मैं चुपचाप घर से निकल आया, बिना किसी को बताए। मेरा दिल धक से रह गया। उसे अपनी ओर खींचकर मैं उसकी पीठ सहलाने लगा। अब मैं इसे यूं ही बस में नहीं बिठा सकता था। अपने मरहूम दादू की तलाश में फिर कहीं भटक गया तो? कुछ देर के बाद उसे समझाते हुए मैंने पूछा, लेकिन फिर वहां पापा मम्मी की याद नहीं आएगी? उसका नन्हा चेहरा बुझ गया। मैंने उसके बालों में हाथ फिराया। तुम्हारे ऐसे बिना बताए चले जाने पे वो कितने परेशान हो रहे होंगे ना, रोई रोई कर रहे होंगे कि हमारा मुन्ना कहाँ गया, मुन्ना कहाँ गया, है ना? सुबकी रोकने में उसके होंठ कांपने लगे। अच्छा, पहले घर जाऊंगा, फिर पापा मम्मी के साथ में दादू को ढूंढने जाऊंगा, ठीक है अंकल? मैंने राहत की सांस ली। तभी उसकी अगली बात ने मेरे पैरों तले से जैसे जमीन खींच ली। लेकिन आप भी तो जा रहे थे झुमरी तलैया, तो आपको भी तो घर में सब याद कर रहे होंगे ना, रोई रोई कर रहे होंगे, हमारा मुन्ना कहाँ गया, हमारा मुन्ना कहाँ गया, है ना? मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया। आंखों के सामने कितना कुछ घूमने लगा। हाँ, प्यार तो मुझे सभी करते थे, अम्मा, बाऊजी, बच्चे, रत्ना।
सब मिन्नतें करते थे कि कम में गुजारा कर लेंगे पर मैं उनके साथ ही रहूं। दूरियां तो मैंने बढ़ाई थीं। दोपहर में उस बच्चे को खाना खिलाते हुए मुझे अम्मा का लाड़ याद आता रहा। शाम को टहलते वक्त रत्ना की मोहब्बत टीसती रही। रात भर मैं जागता रहा, सोचता रहा कि शायद मेरी ही रुखाई की वजह से उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। पर शायद ये सोचकर कि उनकी जिद मुझे परेशान करती होगी, मुझ पर हक जताना बंद कर दिया था। मैंने भी उनसे कब कहा कि उनसे बहुत प्यार है मुझे, इतना प्यार कि उनके बिना जीना बेमानी लगने लगा है मुझे। मेरी पलकों में नमी उतरने लगी थी। हाँ, होते हैं सबके अपने अपने झुमरी तलैया। परेशान और थके मन जहां बस जाने का सपना देखा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके लिए ये जहां छोड़कर जाना पड़े। यहीं अपनी जिंदगी में अपनों के साथ एक झुमरी तलैया उतारा जा सकता है। हल्कापन महसूस होने लगा मुझे। फिर अगली सुबह मैंने उसको जगाया। चलो दोस्त, साथ साथ घर चलते हैं। लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। आपने भी तो नहीं बताया दोस्त, कहकर फूटती उसकी खिलखिलाहट में मेरा ठहाका भी शामिल हो गया। मुद्दतों बाद मैं खुल के हंस रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।